हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो भाई पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन का, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कब लाई करता है, मोशन में कब लाई करता है। तो भाई रेस्ट में कब लाई करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग या पर्टिकुलर लोकेशन के कोरस्पॉन्डिंग या पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के कोरस्पॉन्डिंग जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाता है तो वो रेस्ट में बोला जाता है, और अगर वो चेंज ले आता है तो वो किस में बोला जाता है भाई, मोशन में बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर उसकी मोशन के पीछे क्या रीज़न होता है, क्या कोज होता है, वो वहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हो पाया था। तो आज हम उसी रीजन पर डिस्कशन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कैसे लाता है, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में वो कैसे आता है, उसके पीछे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में। और स्टेट ऑफ मोशन में भी बल्कि यूँ कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने में वहाँ पर कौन सा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो फैक्टर कौन सा होता है भाई, फोर्स। तो फोर्स यहाँ पर, फोर्स इज़ द कोज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, फोर्स। अब फोर्स का कंसेप्ट आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। फोर्स क्या होता है भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वहाँ पर उसकी पोजीशन में क्या आता है, चेंज आता है। तो फोर्स इज दैट पुल और पुश, फोर्स इज दैट pull or push which either changes or tends to change the position of object। फोर्स वो पुल या पुश है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या तो चेंज ले आता है या चेंज लाने की कोशिश करता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर टेंड्स टू चेंज को क्यों मेंशन किया गया। अब किसी वाल पर आप पुश कर रहे हैं तो वो वाल जो है उसकी पोजीशन में वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमने पुश तो किया तो वहाँ पर, और कोई लाइट ऑब्जेक्ट है जिसका आप पुश कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन में इजीली चेंज हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होंगी, या तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देगा या फिर चेंज लाने की कोशिश करेगा। इसके बाद भाई अब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस चीज़ में चेंज वहाँ पर जो है ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किस चीज़ में चेंज आ जाएगा भाई, चेंज में ओकर इन शेप और साइज। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी जो है शेप में चेंज आ सकता है, उसके साइज में चेंज आ सकता है।
किस तरह से भाई, एक स्प्रिंग है, उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो अगर आप एक्सटर्नली उसको ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर जाएगा। अब देखिए, पहले इस स्प्रिंग का ये साइज़ था, अब स्प्रिंग का ये साइज़ हो गया, तो यहाँ पर साइज़ में चेंज आ गया, नहीं आ गया। इसी तरह से कोई बैलून लेकर चलते हैं आप, और बैलून पर आपने दोनों साइड से क्या अप्लाई किया, पुश या फोर्स अप्लाई किया, तो उसके कारण किस में चेंज आ जाएगा, इसकी शेप में चेंज आ जाएगा भाई। ये बैलून कुछ इस टाइप से हो जाएगा। पहले ये इस शेप में था और जब फोर्स अप्लाई किया तो उसके कारण इसकी किस में चेंज आ गया भाई, शेप में चेंज आ गया। तो इस तरह से फोर्स की एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट के साइज़ में चेंज आ सकता है और उसकी शेप में चेंज आ सकता है। इसके बाद भाई डिस्कस करते हैं हम 2 टाइप के यहाँ पर फोर्सेस। वन इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो फोर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब इसकी 2 टाइप यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। वन इज़ बैलेंस्ड फोर्स एंड अनदर इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसको किस तरह से समझेंगे आप, एक टेबल पर यहाँ पर क्या रखा है भाई, ब्लॉक रखा है, और इसके साथ 2 स्ट्रिंग कनेक्ट की हुई हैं। अब मान लीजिए इस राइट साइड वाली स्ट्रिंग को हम अपनी तरफ पुल करते हैं, तो ये ब्लॉक किस साइड में मूव कर देगा भाई, राइट साइड में। इसी तरह से अगर हम इस स्ट्रिंग को लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रिंग को अगर पुल करते हैं तो ब्लॉक किस साइड में मूव कर जाएगा भाई, लेफ़्ट साइड में। बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी पुल फ्रॉम बोथ साइड्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों साइड से पुल करते हैं और इक्वल अमाउंट में पुल करते हैं, तो क्या उस कंडीशन में ये ब्लॉक मूव कर पाएगा, नहीं। तो ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अगर इस साइड से भी उतना ही पुल किया जा रहा है, इस साइड से भी उतना ही पुल किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ये मूव नहीं कर पाएगा। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में देखते हैं, एक टग ऑफ वार, जिसमें रस्सा कस्सी में 2 टीमें होती हैं और वो अपनी अपनी तरफ उसको रस्से को खींचने की कोशिश करती हैं। तो बीच में जो वहाँ पर मार्क लगा होता है उस स्ट्रिंग पर, वो जो है सेंट्रल पोजीशन में रहेगा अगर दोनों टीम्स के द्वारा जो पुलिंग की जा रही है अपनी तरफ, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। तो ये जो कंडीशन आ गई, दोनों साइड में जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं, इक्वल लग रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड व्हाट, बैलेंस्ड फोर्सेस। और एक साइड में पुल करने पर ये ब्लॉक उस साइड में मूव कर गया था, इस साइड में पुल करने पर इस साइड में मूव कर गया था, वो कैसे फोर्सेस थे भाई, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब 2 फोर्सेस का कंपैरिजन कर रहे हों और दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो वो फोर्सेस कौन से बोले जाएंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर दोनों की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, एक की वैल्यू ज़्यादा है दूसरे की वैल्यू कम है, तो जो ग्रेटर फोर्स होगा उसकी तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी भाई, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से एक और केस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, उस बॉक्स को कुछ बच्चे जो है वो इस साइड में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब जो बोट्स रखा है, जहाँ पर जिस सरफेस पर रखा है, वो भी अब क्या करेगा, इसके अपोजिट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में लेकर चलते हैं। आपने 8th क्लास में फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट आया होगा। अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स एक्ट करता है, जो कि उसको ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। एक बॉल ग्राउंड सरफेस पर मूव करती जा रही है, कुछ टाइम तक तो मूव करेगी, कुछ उसके बाद क्या है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी मोशन के अगेंस्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है भाई? फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये ब्लॉक मूव नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए अप्लाइड फोर्स को हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ किया और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रह गई? कम रह गई, तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक मूव हो जाएगा। तो यहाँ से भी इस एग्जाम्पल से भी आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव तभी किया जा सकता है जब वहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा हो? एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा हो। जब तक दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे तब तक उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवाया जा सकता है। उस कंडीशन में वो किस में रहेगा भाई? रेस्ट पोजीशन में रहेगा। इसके बाद भाई हम बात करते हैं किस चीज़ की? अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ यहाँ पर उस रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साइंटिस्ट हुए हैं गैलीलियो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या किया? दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, दो इंक्लाइंड प्लेन वहाँ पर लिए गए। एक इंक्लाइंड प्लेन हमारा इस साइड में है और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन हमारा इस साइड में है। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ से किसी मार्बल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहाँ से किसी मार्बल को हम छोड़ते हैं तो वो क्या करेगी? दूसरी साइड का जो इंक्लाइंड प्लेन था उस पर भी वो डिस्टेंस कवर करेगी, और वो उतनी ही हाइट, जितनी हाइट ग्राउंड सरफेस से जब इसको छोड़ा गया था, जितनी हाइट पर ये थी उतनी ही सेम हाइट पर वो जाएगी। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो डिपेंड करेगी इन इंक्लाइंड प्लेन के एंगल्स पर। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो जितनी डिस्टेंस उस मार्बल ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ली उतनी ही डिस्टेंस इस साइड में लेगी। अब फिगर में आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस छोटी है और ये डिस्टेंस बड़ी है। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर इंक्लिनेशन सेम है तो ये डिस्टेंसेस इक्वल मिलेंगी, और इंक्लिनेशन यहाँ पर डिफरेंट हो गया तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस से क्या होगी? ग्रेटर होगी। हालांकि ग्राउंड सरफेस से वो उतनी ही हाइट पर जाएगी, लेकिन डिस्टेंस वहाँ पर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था भाई यहाँ पर कि किस तरह से एक मार्बल को इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ पर मूव करके देखा जाता है। अब देखिए, अगर इस इंक्लिनेशन को और ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे तो डिस्टेंस और ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह से हाइट तो वही रहेगी लेकिन डिस्टेंस में चेंज आता जा रहा है। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये इंक्लिनेशन अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो मार्बल मूव कर रही थी वो क्या है?
कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, क्योंकि इस हाइट तक पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा आप कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, अगर ये सरफेस कैसा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है, क्योंकि अगर वहाँ पर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर गया तो वो उसका अपोज करेगा। तो उस कंडीशन में तो वो मार्बल जो है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर पाएगी। उसको कंटिन्यूसली मूव करने के लिए कैसा सरफेस चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर नेचर ऑफ सरफेस भी डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ पर एडजस्ट कर रहा है, तभी वहाँ पर नेट फोर्स को हम निकाल सकते हैं। अगर सरफेस जो है वेरी स्मूथ है तो फिर वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, लेकिन अगर सरफेस जो है वो कैसा है, रफ सरफेस है, तो उसकी मोशन का अपोजिशन होगा और कुछ टाइम के बाद वो क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो इन सब डिस्कशन से हमारे पास कंसेप्ट आता है अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। इस सारे ऑब्जेक्ट की जो मोशन का डिस्कशन किया गैलीलियो ने, उससे न्यूटन ने फिर फोर्स के बारे में या ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए, जिनको बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हम फर्स्ट यहाँ पर स्टडी करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं हो जाता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मोशन से ही मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। अब एक बॉल है, ग्राउंड सरफेस पर रखी हुई है, जब तक हम उसको किक नहीं करेंगे तब तक वो उसी पोजीशन को एक्वायर किए हुए रहेगी, और वो बॉल मूव करती रहेगी कब तक, जब तक ग्राउंड सरफेस से उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जब तक एक्ट नहीं हो जाता तब तक वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी। तो चाहे रेस्ट से मोशन में जाना हो या मोशन से रेस्ट में आना हो, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वही एक्सटर्नल फोर्स फिर कौन सा था, अभी हमने 2 टाइप पढ़ी थी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वो कौन सा फोर्स होता है भाई, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक अनबैलेंस्ड या एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में जाना कन्वर्ट करना होता है या मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इफ़ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest until or unless an external force is not applied on it. ठीक है भाई। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, कब तक, इफ़ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप उसको पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक वो किस में रहेगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी। और अगर
कोई मूव कर रही है, यही केस रेस्ट वाला जो है यूनिफॉर्म मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। कोई व्हीकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो जो ब्रेक अप्लाई किए वो भी क्या है, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ही तो है जिसने उसको मोशन से किस में ला दिया, रेस्ट पोजीशन में ला दिया। अब इसी पर अब ये जो सिचुएशन है इसी को हम इनर्शिया का कंसेप्ट भी कह देते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल पोजीशन है वो उसको ना छोड़े, वो उसी में अपनी पोजीशन को बनाए रखे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। वही स्टेटमेंट जो यहाँ पर आई है। तो ये इनर्शिया का कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा। अब इस इनर्शिया की 3 टाइप हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की का एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आप बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, जैसे ही ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है तो आप जब सीट पर बैठे हैं तो सीट पर आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। जैसे ही बस स्टार्ट करता है ड्राइवर तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है भाई, कि जब इनिशियली बस रेस्ट में थी तो आप और बस दोनों रेस्ट पोजीशन में थे, लेकिन जैसे ही बस ड्राइवर ने बस को मूव करना स्टार्ट किया तो आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो तो बस के साथ किस में आ गया भाई, मोशन में आ गया। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है उसकी टेंडेंसी अब भी किस में रहने की है, रेस्ट पोजीशन में रहने की। तो उसकी टेंडेंसी अब भी रेस्ट में रहने की है, तो किस में रहेगा, वो पीछे की तरफ उसको झटका लगेगा। ये तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस। इनर्शिया ऑफ मोशन का केस कैसे समझा जा सकता है? अब बस मूव करती हुई जा रही है और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो उस सिचुएशन में आपको आगे की तरफ झटका लगता है। इसका कंसेप्ट आप इजीली समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने वाली टाइम में आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो तो ब्रेक अप्लाई करते ही रेस्ट पोजीशन में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट है उसकी टेंडेंसी अब भी मोशन में रहने की है। तो वो मोशन में रहने के कारण वो फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जो है मूव करने की कोशिश करेगा, इसीलिए आगे की तरफ उसमें झटका लगता है। और तीसरा केस यहाँ पर हम लेकर चलेंगे भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कैसे ले सकते हैं? अब मान लीजिए बस के ड्राइवर ने वहाँ पर बस को टर्न दे दिया, टर्न दे दिया तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि पैसेंजर एक साइड में वहाँ पर फॉल करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होगा कि इनिशियली तो वो बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, तो वहाँ पर पैसेंजर्स की टेंडेंसी वहाँ पर किस डायरेक्शन में मूव करने की थी, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे ही बस ने टर्न लिया तो टर्न के साथ ही अब उनकी टेंडेंसी वही उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करने की, इसीलिए वो फॉल कर जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये केस आ जाएगा भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इसीलिए इनर्शिया से रिलेटेड फिर आप डेली लाइफ में एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि भाई जो बस की छत पर अगर कोई सामान रखा है तो उसको जो है रस्सी से बांध कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेक अप्लाई हो रही या बस टर्न लेगी तो वही सारी सिचुएशन उस लगेज के साथ भी एडजस्ट करेगी जो अंदर पैसेंजर्स के साथ वहाँ पर एडजस्ट हो रही है। तो इसीलिए इनर्शिया के कंसेप्ट को देखते हुए वहाँ पर उस लगेज को जो है बांधा जाता है। तो ये कंसेप्ट था भाई आपका
न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हमने डिस्कशन किया भाई यहाँ पर फोर्स का कंसेप्ट, टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें जो इनर्शिया का कंसेप्ट है, इनर्शिया फर्दर एक और फिजिकल किस चीज़ पर डिपेंड करता है भाई? मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसको मूव करने में हमें ज़्यादा वहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है रेस्ट से मोशन में। अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट करने में हमें जो है कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखेंगे, इनर्शिया और मास का रिलेशनशिप। इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा।